We will learn how hacker and pen tester can test web application security using the command injection and SQL injection technique। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं कमांड इंजेक्शन की। इस अटैक में हैकर वेबसाइट के इनपुट फील्ड जैसे सर्च बॉक्स या फॉर्म के अंदर गलत कमांड डाल देता है। अगर वेबसाइट प्रॉपर सिक्योरिटी यूज़ नहीं करती है तो वो कमांड सर्वर पर एग्जीक्यूट हो जाती है। इससे हैकर सिस्टम को कंट्रोल भी ले सकता है, जो बहुत डेंजरस होता है। अब बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की। इसमें हैकर डेटाबेस के अंदर एक क्वेरी या मिसलेनियस कोड इंजेक्ट करता है। जैसे लॉगिन पेज में गलत क्वेरी डाल देता है, बिना पासवर्ड के लॉगिन लेना या फिर डेटाबेस के अंदर से डेटा चुरा लेना। पेन टेस्टर इन टेक्निक्स का यूज़ करके हैकिंग के लिए नहीं बल्कि सिस्टम की वीकनेसेस चेक करने के लिए काम करता है। उनका गोल होता है कि पहले ही प्रॉब्लम डिटेक्ट करना ताकि कंपनी उसे फिक्स कर सके। ठीक है, इसलिए ये टेक्निक सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम अपनी वेबसाइट को हैकर से सेफ रख सकें। व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन? मतलब वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट के थ्रू ब्राउज़र पर चलता है। इसके लिए हम कोई स्पेशल ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस गूगल क्रोम या फायरफॉक्स पर भी ब्राउज़र में वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो और वहीं से काम शुरू हो जाता है। जैसे एग्जांपल जीमेल, फेसबुक, अमेज़न ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन फॉर्म, ये सब वेब एप्लीकेशन ही हैं। जब हम इन वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, डेटा फिल करते हैं, शॉपिंग करते हैं या मैसेज भेजते हैं तो एक्चुअली हम वेब एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ जाते हैं वेब एप्लीकेशन का काम कैसे करता है। जब हम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है। सर्वर पर जो प्रोग्राम होता है वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, फिर रिस्पॉन्स वापस ब्राउज़र को भेज देता है। ये प्रोसेस हर सेकंड में होता है। इसलिए वेब एप्लीकेशन हमेशा सर्वर और यूज़र के बीच कम्युनिकेशन पर काम करती है। A software application that's run on web service servers and is used through a web browser over the internet। ठीक है, इसका मतलब वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होता, सर्वर पर रन करते हैं और हमें इस ब्राउज़र से क्रोम, फायरफॉक्स या एज ब्राउज़र से यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन वेब एप्लीकेशन है जीमेल, फेसबुक, अमेजोन ऑनलाइन बैंकिंग या वेबसाइट या कॉलेज पोर्टल, ये सब ब्राउज़र पर चलते हैं, इसलिए ये वेब एप्लीकेशन है। कैसे काम करती है? प्रोसेस सिंपल है। यूज़र ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन करता है, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, सर्वर डेटा को प्रोसेस कर देता है, रेस्पॉन्स वापस ब्राउज़र में दिख जाता है। ठीक है, यही वेब एप्लीकेशन का वर्किंग है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वेब एप्स इंटरनेट पर होती हैं, हैकर इनटू अटैक्स कर सकता है। ठीक है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन से या साइट स्क्रिप्टिंग से या कमांड इंजेक्शन से। इसलिए इनकी सिक्योरिटी टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है यूजिंग टूल्स लाइक ब्रेपसूट या निकिटो जैसे टूल्स से। वेब एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जो सर्वर पर चलता है और ब्राउज़र के थ्रू यूज़ होता है, जैसे जीमेल, फेसबुक या और भी चीज़ें ये इंटरनेट पर होती है। इसके लिए इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। अब वेब एप्लीकेशन में तीन चीज़ें आ जाती हैं: ब्राउज़र, इंटरनेट कनेक्शन और यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सबसे पहले हम ब्राउज़र की बात करते हैं। ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज। जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ब्राउज़र ही यूज़ करते हैं वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए। अब आती है इंटरनेट कनेक्शन की बात। इंटरनेट के बिना हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो वाईफाई हो या मोबाइल डेटा हो, इंटरनेट कनेक्शन हो। वेबसाइट और यूज़र के बीच एक ब्रिज होता है, अगर इंटरनेट स्लो हो तो वेबसाइट भी स्लो ओपन होती है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये दोनों हमारी आइडेंटिटी होते हैं। किसी भी वेबसाइट पर यूज़र नेम बताते हैं कि हम कौन है या क्या कर रहे हैं, और पासवर्ड बताता है कि हम ऑथोराइज यूज़र हैं। ठीक है, जब हम लॉगिन करते हैं तो वेबसाइट चेक करते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही है क्या। अगर गलत हुआ तो एक्सेस डिनाइड हो जाती है और अगर सही हुआ तो हमें अकाउंट के अंदर एंट्री मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी का रिस्क भी होता है। अगर कोई हैकर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चुरा ले तो वो आपके अकाउंट का मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेब एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए ब्राउज़र, इंटरनेट और लॉगिन क्रेडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अब एग्जांपल जैसे जीमेल। जीमेल इज़ ए वेब एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन है।
ठीक है। अब जीमेल क्या है, ये गूगल वेब सर्वर पर रन करती है, ठीक है। किसके थ्रू, ये वेब ब्राउज़र के थ्रू भी रन करती है, ठीक है। कोई सा भी वेब ब्राउज़र हो सकता है, फायरफॉक्स, एज या क्रोम, ठीक है। अब इसको क्या क्या नीड होती है, इसको नीड होती है इंटरनेट कनेक्शन की, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये यू डोंट नीड इंस्टॉल टू यूज़ इन टू द ब्राउज़र, मतलब इसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। वर्किंग कराने के लिए इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ऑनलाइन भी काम करती है, ठीक है। कि क्या काम करती है, ईमेल भेजना और रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो जीमेल एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। ये क्या है, वेब सर्वर पर रन करती है। इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू हम ईमेल से एक्सेस कर सकते हैं और वेब ब्राउज़र के थ्रू ये इंटरनेट से चलती है, ठीक है। बस इसका यही काम होता है कि ये रिसीविंग का काम करती है और सेंडिंग का काम करती है। बात आ जाती है, फेसबुक एक सोशल मीडिया वेब एप्लीकेशन है जिसको हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट होने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर हम अपने फ्रेंडली, फैमिली और रिलेटिव से इजीली बात कर सकते हैं, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं और अपने थॉट्स पोस्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। फेसबुक वेब ब्राउज़र के थ्रू यूज़ होता है, ठीक है। मतलब आप सिंपल समझिए, ब्राउज़र में आप अगर www.facebook.com टाइप करते हो तो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए पहले उसको यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। लॉगिन होने के बाद अपने पर्सनल अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर उसका प्रोफाइल पोस्ट, मैसेज और नोटिफिकेशन शो होती है। फेसबुक का मेन पर्पस होता है लोगों को डिजिटली कनेक्ट करना। आज के टाइम में एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर लोग बिजनेस प्रमोशन, ऑनलाइन मार्केटिंग और लर्निंग के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेसबुक पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन केयरफुली शेयर करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए और अननोन लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए ताकि अकाउंट सेफ रहे। इसलिए फेसबुक एक पॉपुलर वेब एप्लीकेशन है जो कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन हम इससे रेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना चाहिए। गूगल डॉक्स, you can create, edit and collaboration on documents with other, all online charges are automatically saved and you can access your work from anywhere with internet connection। इसका मतलब क्या होता है, अब हम बात करते हैं गूगल डॉक्स के बारे में। गूगल डॉक्स एक पावरफुल वेब एप्लीकेशन है जिससे हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एडिट करते हैं और शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात है, गूगल डॉक्स कम्प्लीटली ऑनलाइन काम करता है। इसका मतलब ये है कि हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बस ब्राउज़र ओपन करो, गूगल अकाउंट से लॉगिन करो और तुरंत डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है, जब कोई चेंज हम करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। मतलब हम बार बार सेव बटन दबाने की ज़रूरत ही नहीं होती, टेंशन ख़त्म हो जाती है। अगर इंटरनेट पर थोड़ा स्लो हो या सिस्टम बंद हो जाए फिर भी डेटा सेफ रहता है हमारा। गूगल डॉक्स एक इम्पोर्टेंट फीचर है कोलैबोरेशन। इसका मतलब यहाँ ये है कि डॉक्यूमेंट पर मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या ऑफिस में टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है, सब लोग रियल टाइम में एडिट कर सकते हैं। साथ ही हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इजीली शेयर कर सकते हैं, सिर्फ एक लिंक भेजो और दूसरे पर्सन को उसका व्यू एडिट करके डिपेंडेंट बता दो, ठीक है। गूगल डॉक्स का यूज़ हम ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए ये स्टूडेंट, टीचर्स और प्रोफेशनल के लिए बहुत यूज़फुल टूल हो जाता है, ठीक है। गूगल डॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट, एडिट, सेव और शेयर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के। इसलिए गूगल डॉक्स एक पावरफुल और सिक्योर वेब एप्लीकेशन है जो डिजिटल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वर्क को ईजी बना देती है। नेटफ्लिक्स, इट्स स्ट्रीम कंटेंट डायरेक्टली टू योर ब्राउज़र। मतलब नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम मूवीज़, वेब सीरीज और शोज डायरेक्टली ब्राउज़र या मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। जब हम नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम लॉगिन करना होता है अपनी जीमेल, पासवर्ड। लॉगिन होने के बाद नेटफ्लिक्स सर्वर से हमारे लिए कंटेंट लोड होता है। यहाँ पूरा प्रोसेस इंटरनेट के थ्रू होता है, मतलब हमारा ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है, नेटफ्लिक्स के सर्वर पर वीडियो डेटा सेंड करता है। इसी वजह से फास्ट इंटरनेट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेटफ्लिक्स एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन है क्योंकि ये हर यूज़र को अलग अलग कंटेंट शो कराती है, ठीक है। रिकमेंडेशन, मूवी, वॉच हिस्ट्री या पर्सनलाइज लिस्ट। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नेटफ्लिक्स अपने यूज़र को डेटा प्रोटेक्ट करती है, जैसे
लॉगिन डिटेल, पेमेंट इन्फॉर्मेशन और वॉचिंग हिस्ट्री। अगर सिक्योरिटी वीक हो जाए तो हैकर यूज़र अकाउंट को हैक कर सकता है, इसलिए कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड यूज़ करती है, जैसे इंक्रिप्शन और सिक्योर लॉगिन। अगर हम समझ लीजिए कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन रियल लाइफ में काम करती है और कैसे वो यूज़र को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग। यू कैन चेक योर अकाउंट बैलेंस, ट्रांसफर फंड, पे बिल्स, इवन अप्लाई फॉर लोन्स। मतलब ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब ही हम अपने बैंक के काम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, बिना बैंक जाए। ठीक है, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिजली मोबाइल बिल्स गैस बिल जमा कर सकते हैं और लोन के लिए हम अप्लाई भी कर सकते हैं। बस हमें एक ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। एसबीआई नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब इंटरनेट बैंकिंग पर चलते हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग में रियल मनी इन्वॉल्व होती है तो इसलिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर वेबसाइट सिक्योर ना हो तो हैकर अकाउंट हैक कर सकता है, इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है। ई कॉमर्स वेबसाइट, यू कैन ब्राउजर प्रोडक्ट्स, ऐड आइटम टू योर कार्ट एंड मेक परचेज विदाउट डाउनलोडिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहाँ हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब बिना किसी शॉप पर जाए हम मोबाइल लैपटॉप से ही प्रोडक्ट देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं हमें अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है, क्लॉथ, मोबाइल या जो भी चीज़ें होती हैं फ़िल्टर लगा देते हैं। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सर्च करते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसे ऐड टू कार्ट कर देते हैं। कार्ट एक शॉपिंग बास्केट है जैसे होता है जहां हम अपने सिलेक्टेड आइटम रख सकते हैं। उसके बाद चेकआउट प्रोसेस पर जाते हैं जहां से हम अपना एड्रेस, मोबाइल, पेमेंट डिटेल फिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक वेब ब्राउज़र चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हम डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टाइम और एनर्जी दोनों सेव करती है, हमें ट्रैफिक में जाने की ज़रूरत नहीं होती और घर बैठे शॉपिंग हो जाती है। आज के टाइम में पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। लोग डेली की लाइफ का पार्ट बन चुका है, डेली लाइफ का लोगों की, ठीक है। लेकिन हम ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सेफली भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट का यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए और अपनी पर्सनल डिटेल्स और किसी अननोन वेबसाइट पर शेयर ना करें, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट हमें फास्ट, इजी और सेफ वे में ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस देती है। डेटाबेस, a database is likely super organized digital filing cabinet for storing the information। मतलब सिंपल लैंग्वेज में डेटाबेस एक डिजिटल कपबोर्ड या फिलिंग कैबिनेट जैसा होता है, जैसे हम अपने सारे इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांसफ़र करके ही स्टोर रखते हैं, ठीक है। जैसे पहले के टाइम में लोग फाइल्स और रजिस्टर में इंफॉर्मेशन लिख कर रखते थे, वैसे ही आज के टाइम में कंप्यूटर और इंटरनेट पर जो डेटा होता है वो डेटाबेस में सेव हो जाता है, ठीक है। इस डेटाबेस में यूज़र का नाम, पासवर्ड, ईमेल्स और मोबाइल नंबर, फोटोज़, रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन जैसी रिकॉर्ड भी सेव रहती हैं। एग्जाम्पल, जब जीमेल यूज़ करते हो, फेसबुक लॉगिन करते हो, ऑनलाइन से शॉपिंग भी करते हो तो ये सारी डिटेल ना किसी डेटाबेस में सेव होती है। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि डेटा सिक्योर्ड, ऑर्गेनाइज और इजीली एक्सेस हो सकता है। मतलब जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो सिस्टम तुरंत डेटाबेस से निकाल कर हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। डेटाबेस ऑटोमेटिकली बैकअप भी करता है जिससे डेटा लॉस ना हो, डेटा लॉस का रिस्क कम हो जाता है। डेटाबेस और गियर सिंबल दिखा रहा है कि ये शो करता है कि डेटा कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है, सिस्टम स्मूथली काम करता रहता है, इसलिए डेटाबेस भी वेब एप्लीकेशन की बैकबोन माना जाता है। अगर डेटाबेस ना हो तो कोई भी वेबसाइट या ऐप प्रॉपरली काम ही नहीं कर सकता। सिंपल शब्दों में डेटाबेस वो जगह है जहां हमारी डिजिटल दुनिया की सारी डेटा सेफली स्टोर जाके होती हैं। ऑनलाइन स्टोर inventory, it keeps track of product name, prices and availability. When you search for something, it's look up in the database and show your results। मतलब ऑनलाइन स्टोर इन्वेंट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर ऑनलाइन शॉप का सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि प्रोडक्ट के नेम, उसकी प्राइस, कितना स्टॉक अवेलेबल है और वो प्रोडक्ट अभी मिल सकता है या नहीं। जब हम अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट शॉपिंग वेबसाइट पर जाकर कुछ सर्च करते हैं तो मोबाइल फ़ोन या हेडफोन तो वेबसाइट तुरंत हमें रिजल्ट दिखा देती है। ये सब पॉसिबल इन्वेंट्री डेटाबेस की वजह से होता है, ठीक है। जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो
सिस्टम डेटाबेस में जाकर उस प्रोडक्ट की डिटेल सर्च करता है, फिर प्राइस, अवेलेबिलिटी, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शो करती है। मान लो आपने एक शूज़ सर्च किया, अगर वो स्टॉक में अवेलेबल है तो वेबसाइट इन स्टॉक दिखा देगी, और स्टॉक ख़त्म हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ जाता है। ये सब डेटा इन्वेंट्री सिस्टम से होता है। ऑनलाइन स्टोर इन्वेंट्री बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे शॉप ओनर को पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, और कब न्यू स्टॉक मंगवाना है। अगर इन्वेंट्री सिस्टम सही ना हो तो कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल दिखना या लेकिन एक्चुअली स्टॉक में ना हो। इससे कस्टमर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इसलिए हर सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर के लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री सिस्टम डेटाबेस यूज होता है, जिससे शॉपिंग फास्ट और एक्यूरेट स्मूथ बन जाती है। ठीक है। ऑनलाइन स्टोर इन्वेंट्री एक डिजिटल लिस्ट होती है जिसमें शॉप के सारे प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। वही सिस्टम डिसाइड करता है कि हमें क्या क्या देख पाएंगे। और वेबसाइट पर सोशल मीडिया प्रोफाइल, सोशल मीडिया platform have a massive database. They store your profile information, post photos and connection with other users। मतलब आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या लिंक्डइन। जब हम अपने अकाउंट बनाते हैं तो हम अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ठीक है। जैसे नेम, फोटो, बायो या स्कूल या जॉब और इंटरेस्ट। इसके अलावा हम फोटोज़ अपलोड करते हैं, फोटोज़ शेयर करते हैं, वीडियोस डालते हैं और अपने फ्रेंड या फॉलोअर से कनेक्ट होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली एक बड़े डेटाबेस में स्टोर होती है। इस डेटाबेस में हमारी प्रोफाइल डिटेल, चैट्स, लाइक, कमेंट्स और कनेक्शन सेफ रहते हैं। जब भी हम लोग लॉगिन करते हैं या किसी एक फ्रेंड की प्रोफाइल देखते हैं, उसे तुरंत डेटाबेस से डेटा निकाल कर हमें शो कर देता है। ठीक है। इसलिए सोशल मीडिया स्मूथ और फास्ट काम करता है। लेकिन यहाँ की एक इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि हमारे पास पर्सनल डेटा यहाँ स्टोर होता है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए और अपनी प्राइवेसी सेटिंग को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हमें दुनिया से जोड़ने का काम करती है, लेकिन उनका सेफ यूज़ करना भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। फ्लाइट बुकिंग सिस्टम, एयरलाइंस यूज डेटाबेस टू मैनेज फ्लाइट शेड्यूल्स, पैसेंजर लिस्ट एंड टिकट प्राइसेस। इसका मतलब क्या होता है? आज के टाइम में जब हम कहते हैं कि ट्रैवल करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम मोबाइल या लैपटॉप पे जाके फ़्लाइट टिकट सर्च करते हैं। जैसे ही हम अपने सोर्स और डेस्टिनेशन एंटर करते हैं, सिस्टम तुरंत हमें सारी फ़्लाइट्स दिखा देता है। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? इसके पीछे में कोई रीज़न होता है, डेटाबेस। एयरलाइंस अपना डेटाबेस का यूज़ करके फ़्लाइट शेड्यूल, पैसेंजर डिटेल्स और टिकट प्राइसेस मैनेज करती हैं। इस डेटाबेस में ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कौन सी फ़्लाइट किस टाइम पर जाएगी, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन सा पैसेंजर ने बुकिंग की है, टिकट का प्राइसेस क्या है। जब हम टिकट बुक करते हैं तो सिस्टम डेटाबेस चेक करता है कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर सीट अवेलेबल होती है तो तुरंत बुकिंग कंफर्म हो जाती है, और जैसे ही बुकिंग होती है डेटाबेस अपडेट हो जाता है, ताकि कोई और सेम सीट दोबारा बुक ना कर सके। इसके अलावा डेटाबेस पैसेंजर लिस्ट को मेंटेन करता है, जिसमें नाम, पासपोर्ट डिटेल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। इससे एयरलाइन को सिक्योरिटी और मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलती है। ठीक है। फ्लाइट बुकिंग सिस्टम का डेटाबेस एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो हर फ्लाइट को कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन को हैंडल करने देता है। अगर डेटाबेस ना हो तो मैन्युअली सब रिकॉर्ड रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लाइट बुकिंग सिस्टम का बैकबोन ही डेटाबेस होता है, और इसी डेटाबेस की वजह से हम इजीली, फास्ट और सेफली अपनी टिकट बुकिंग कर पाते हैं। हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड, हॉस्पिटल्स कीप इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इन डेटाबेस। इट कंटेन पेशेंट नेम, मेडिकल हिस्ट्री, टेस्ट रिजल्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन। मतलब आज के मॉडर्न में हॉस्पिटल में पेशेंट के सारा डेटा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बोलते हैं, ये सब डेटा एक डेटाबेस में सेफली सेव होता है। इस डेटाबेस में पेशेंट नाम, एज, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और मेडिकल हिस्ट्री जैसी डिटेल होती है। इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट्स, एक्सरे, ब्लड टेस्ट सब कुछ होता है, और डॉक्टर को दिया जाता है, जो डॉक्टर दिया हुआ था ना प्रिस्क्रिप्शन, वो भी यहाँ स्टोर होता है। जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर इजीली सिस्टम में उसके रिकॉर्ड को ओपन कर सकता है। इससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट को पहले क्या प्रॉब्लम थी और कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया था। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि
टाइम सेव होता है और ट्रीटमेंट फास्ट हो जाता है। पेपर फाइल्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ कंप्यूटर में मिल जाता है। साथ ही ये सिस्टम पेशेंट को डेटा को सिक्योर रखता है ताकि कोई गलत पर्सन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। इसी तरह से हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड का डेटा बेस हॉस्पिटल को बेटर सर्विस देने में हेल्प करता है और पेशेंट के लिए भी सेफ और कन्वीनियंट होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आर स्टोर्ड इन अ सिक्योर डेटाबेस। मतलब इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसन, मतलब पैसों का लेन देन, जैसे कि बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, डिपॉजिट करना, किसी को ट्रांसफ़र करना या ऑनलाइन पेमेंट करना। आज के डिजिटल टाइम में जब हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, यूपीआई से पैसे करते हैं या मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो हर एक ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव हो जाती है। ठीक है। अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन एक हिस्ट्री एक सिक्योर डेटाबेस में स्टोर होती है। इसका मतलब ये है कि बैंक आपके सारे रिकॉर्ड को सेफली प्रोटेक्ट रखता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपये भेजे, तो उस टाइम डेट, टाइम, अमाउंट और रिसीव का डिटेल सब डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाता है। इसी वजह से हम बाद में अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पैसे कहाँ खर्च हुए। फाइनेंशियल डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें पासवर्ड, ओटीपी और इंक्रिप्शन जैसे मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। इसलिए सिस्टम की वजह से बैंक फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाते हैं और कस्टमर को सेफ बैंकिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेटाबेस बैंकिंग सिस्टम की बैकबोन है, जो हर एक पेमेंट और रिकॉर्ड को सिक्योर और ऑर्गेनाइज रखती है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल, ठीक है, इट्स स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड वर्किंग विद रिलेशनल डेटाबेस। मतलब क्या होता है? एसक्यूएल एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो स्पेशली डेटाबेस के साथ काम करने के लिए बनाई गई है। सिंपल शब्दों में बोलेंगे, अगर डेटाबेस एक गोडाउन है जहां डेटा स्टोर होता है, तो एसक्यूएल वो टूल है जिससे हम उस गोडाउन से डेटा निकालते हैं, अपडेट करते हैं या मैनेज करते हैं। एसक्यूएल मेनली रोटेशनल रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करता है। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है जहाँ डेटा टेबल्स के फॉर्म में होता है, जैसे रोज और कॉलम्स। एग्जांपल, एक टेबल्स हो सकती है स्टूडेंट की जिसमें नाम, रोल नंबर और क्लास मार्क्स स्टोर होते हैं। अब मान लो आपको सिर्फ टॉप स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो आप एसक्यूएल कमांड लिखकर डायरेक्ट वही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे डेटा देखना हो, सिलेक्ट कमांड, ठीक है। नया डेटा ऐड करना हो, इंसर्ट। डेटा चेंज करना हो, अपडेट कमांड। डेटा डिलीट करना हो, डिलीट कमांड। ये सब एसक्यूएल के थ्रू होता है। ठीक है। इसलिए एसक्यूएल में काम होता है डेटाबेस को मैनेज करने का, डेटा को सर्च करना और इन्फॉर्मेशन को फास्ट और एक्यूरेट तरीके से एक्सेस करना। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और ऐप की बैकबोन में एसक्यूएल यूज होता है। चाहे बैंक हो, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या शॉपिंग वेबसाइट हो, सब जगह एसक्यूएल डेटाबेस को हैंडल किया जाता है। इसलिए अगर आप आईटी प्रोग्रामिंग या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो, तो एसक्यूएल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। Relational database. A relational database is like a digital filing system that store information in a structured way, making it easy to find, connect related pieces of data. इसका मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में, रिलेशनल डेटाबेस एक डिजिटल फाइलिंग सिस्टम है। ठीक है। जैसे होता है जहाँ डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ स्टोर किया जाता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल में होती है, जैसे एक्सेल सीट। हर टेबल में रोज और कॉलम होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक टेबल स्टूडेंट की हो सकती है जिसमें उनका नाम, रोल नंबर और क्लासेस स्टोर होती हैं, और दूसरा टेबल टीचर्स का हो सकता है। अब रिलेशनल डेटाबेस का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टेबल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। मतलब डेटा अलग अलग जगह पर होने के बाद भी उनके बीच रिलेशन बनना होता है। इसी वजह से हम इजीली इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है या कौन से एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है। इसका मेन पर्पस होता है डेटा को स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखना और उसको इजीली सर्च करना और डिफरेंट इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करना। इसलिए रिलेशनल डेटाबेस लार्ज कंपनीज, स्कूल, बैंक्स और वेबसाइट में बहुत यूज होता है। ये सिस्टम डेटा को ऑर्गेनाइज, फास्ट और रिलायबल बना देता है। यू कैन लिंक डिफरेंट टेबल टुगेदर यूजिंग समथिंग कॉल्ड की। इसका मतलब क्या होता है?
ऐसा डेटाबेस जहाँ मल्टीपल टेबल्स होती है और वो टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। यहाँ एक स्मार्ट फिल्टरिंग सिस्टम है, जैसे जहाँ अलग अलग फाइल्स होती हैं लेकिन सब एक दूसरे से लिंक्ड होती है, ठीक है। एक टेबल है कस्टमर टेबल, जिसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन जैसे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। दूसरी टेबल है ऑर्डर टेबल, जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर की क्वांटिटी दी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कस्टमर आईडी। यहाँ एक चीज खेलती है की, ठीक है। की का क्या काम होता है? की का टेबल से कनेक्ट करने का काम होता है। जैसे रियल लाइफ में आधार नंबर से किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे ही डेटाबेस में कस्टमर आईडी से पता चलता है कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर का है, ठीक है। अगर कस्टमर आईडी 2 है तो हम दोनों टेबल्स में देख सकते हैं कस्टमर आईडी 2 कौन सा पर्सन है और उसने कौन सा ऑर्डर किया है। इस प्रोसेस को कहते हैं लिंकिंग टेबल यूजिंग की, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है, पहला फ़ायदा डेटा डुप्लीकेट नहीं होता, सेम नेम या सेम इंफॉर्मेशन बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा फ़ायदा डेटा ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है। हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पर होती है। तीसरा फ़ायदा डेली इजीली मिल जाती है। अगर हमें किसी कस्टमर का ऑर्डर देखना हो तो सिर्फ एक क्वेरी से सब मिल जाता है। इसी वजह से रिलेशनल डेटाबेस बैंक, कंपनीज, वेबसाइट और ऐप्स में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे शॉपिंग ऐप्स, बैंकिंग सिस्टम, स्कूल डेटाबेस और कंपनी रिकॉर्ड के लिए सब जगह रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ होता है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस वो सिस्टम होता है जहां मल्टीपल टेबल्स होती है जो की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और हमें फास्ट, सिक्योर और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करती है। रिलेशनल डेटाबेस आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है रिलेशनल डेटाबेस कंप्यूटर और एप्लीकेशन में वाइडली यूज होता है, मतलब लगभग हर जगह यूज़ किया जाता है। अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो तो वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या बैंक में का काम करते हो, इन सब के पीछे कोई ना कोई रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग दिखाए गए हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल सर्वर और क्लाउड। इसका मतलब है कि एक ही डेटाबेस मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस किया जा सकता है। रिलेशनल डेटाबेस को सेफ रखते हैं, फास्ट एक्सेस देता है और डिफरेंट यूज़र को एक साथ काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल, जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक ओपन करते हो तो तब लिखो यूज़र का जो डेटा है रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर होता है, जो उसका डेटा होता है, और जब आप लॉगिन करते हो तो तुरंत सिस्टम आपका डेटा फैच कर लेता है। इसलिए कंपनीज रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करती हैं क्योंकि ये रिलायबल होता है, सिक्योर होता है और लार्ज डेटा को हैंडल कर सकता है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन होती है, जिसके बिना आज के ऐप्स और वेबसाइट प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर सकते। सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। मतलब इसका क्या होता है? सेलेक्ट कमांड के बारे में देखते हैं, ठीक है। डेटाबेस में जब हम कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तब हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट कमांड का मतलब होता है डेटाबेस से डेटा निकालना या रिट्रीव करना। जैसे मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटाबेस है जिसमें से हमें नाम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर हैं। अगर हमें सिर्फ नाम देखना हो तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इसका मतलब है कि स्टूडेंट टेबल से सिर्फ नाम की कॉलम दिखनी चाहिए। अगर हमें पूरा डेटा चाहिए होता है तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टार का मतलब होता है कि सभी कॉलम्स का डेटा। सिलेक्ट कमांड सिर्फ देखने के लिए होता है, ये डेटा को चेंज नहीं कर सकता या डिलीट नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसे सेफ कमांड भी माना जाता है। रियल लाइफ में देखो, जैसे आप फ़ोन में कॉन्टैक्ट सर्च करते हो वैसे ही सेलेक्ट डेटाबेस में सर्च करता है। लार्ज कंपनीज, बैंक, हॉस्पिटल सब सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं ताकि क्विकली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। इसलिए एसक्यूएल में सेलेक्ट कमांड सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है। विदाउट सेलेक्ट हम डेटाबेस से कोई डेटा रीड नहीं कर सकते, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब होता है डेटा देखना या डेटा को रिट्रीव करना है, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेना। इसी वजह से सेलेक्ट कमांड एसक्यूएल का फाउंडेशन माना जाता है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक सिंपल एसक्यूएल क्वेरी की, देखिए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम डेटाबेस से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेलेक्ट का मतलब क्या होता है। सेलेक्ट का मतलब होता है चूज करना, ठीक है, डेटा को निकालो, ठीक है। जब हम डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का क्या मतलब? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का मतलब है कि सिर्फ कस्टमर का पहला और लास्ट नेम चाहिए।
मतलब हम पूरा डेटा नहीं ले रहे हैं, जैसे एड्रेस, फ़ोन नंबर या ईमेल सिर्फ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ नाम चाहिए वहाँ पे। फ्रॉम कस्टमर का मतलब क्या है? फ्रॉम कस्टमर का मतलब है कि डेटा कस्टमर के नाम की टेबल से लिया जा रहा है, ठीक है। यानी डेटाबेस में एक टेबल है जिसके नाम पे कस्टमर, जिसमें सब कस्टमर का डेटा स्टोर है। अब पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि कस्टमर टेबल सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाओ, ठीक है। एग्जाम्पल सोचिए, अगर कस्टमर टेबल्स में 1000 लोगों का डेटा है और सिर्फ नाम लिस्ट चाहिए, तो हम ये क्वेरी यूज करेंगे, ठीक है। इससे आउटपुट में सिर्फ कॉलम आएंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और बाकी सब डिटेल्स हाइड रहेंगी। ये मेथड बहुत यूजफुल होता है। हमें लिमिटेड डेटा चाहिए, डेटाबेस फास्ट काम करे, अननेसेसरी डेटा लोड ना हो। इस तरह से हम डेटाबेस को स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। रियल लाइफ में समझो, जैसे स्कूल में अटेंडेंस लिस्ट बनाते वक्त सिर्फ नाम चाहिए होते हैं, पूरी प्रोफाइल नहीं, वैसे ही यहाँ पर नाम फैच किए जाते हैं। तो ओवरऑल ये एसक्यूएल की कमांड हम सीखते हैं कैसे, और डेटाबेस से सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है बिना एक्स्ट्रा डेटा के। और इस तरह सेलेक्ट कमांड एसक्यूएल की सबसे इम्पोर्टेंट कमांड होती है और पार्ट भी होता है ये उसका।